हेलो डियर स्टूडेंट्स, यह मेरा दूसरा वीडियो है। एक्चुअली आज मैंने एक वीडियो बनाया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पर दिए गए फैसले के संबंध में। मैंने पहला वीडियो बना रखा है, यह दूसरा वीडियो। आप सभी लोगों को पता होगा कि वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के पूर्व संध्या पर आप कह सकते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन लोगों को जो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में नहीं आते हैं उन सभी को 10% अतिरिक्त आरक्षण की सुविधा दी थी। और सुप्रीम कोर्ट में इसे यूथ फॉर इक्वलिटी नाम के एक एनजीओ ने चुनौती दिया था। उसने 1992-93 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, जिसे मंडलवाद के नाम से भी जानते हैं, को बेसिक स्ट्रक्चर के तहत रखने का आग्रह किया था और कहा था 50% से ज़्यादा आरक्षण की सीमा नहीं हो सकती। लेकिन विशेष परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ही कह दिया था इस सीमा को लांघा जा सकता है, और हुआ भी यही। एक्चुअली तमिलनाडु के मामले में 69% रिजर्वेशन जो नरसिम्हा राव की सरकार ने 1995 में दिया था वह आज भी लागू है। वहाँ एसटी कैटेगरी के लोगों की संख्या ना के बराबर है, तो इसलिए उनको 1% आरक्षण दिया गया है। वहाँ 50% तो ओबीसी को ही आरक्षण दिया गया है राज्य सेवाओं में, और 18% एससी के लोगों को दिया गया है। तो इस प्रकार से आदिवासी लोगों को 48%, सोचिए अरुणाचल प्रदेश ने दे रखा है, वहाँ एससी को 0% आरक्षण है। यानी राज्य सेवाओं में अलग अलग राज्य अपने आबादी के हिसाब से आरक्षण देते हैं। तो इस हिसाब से तमिलनाडु में 69% आरक्षण लागू है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि आरक्षण की जो सीमा होती है उसका उद्देश्य एक ही होता है कि भाई समाज के ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर, समाज के कमज़ोर तबके के लोगों को उसका लाभ मिला। हालांकि गरीबी को परिभाषित करते हुए जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी ने उसमें जाति को प्रमुख माना है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं केवल जाति के आधार पर ही एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है। बहुत सारे कैटेगरी के ऐसे, जैसे मध्य प्रदेश का ही ले लीजिए, वहाँ 7 ऐसी कैटेगरी हैं जो जिनको राज्य के ओबीसी में तो काउंट किया जाता है, लेकिन केंद्रीय सेवा उनको सवर्ण माना जाता है, यानी केंद्रीय सेवा में उनको काउंट नहीं किया जाता है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं ये राज्यवार अलग अलग हो सकता है और केंद्र के लिए बिल्कुल अलग हो सकता है। तो दोनों अपना अलग अलग इसका निर्धारण करते हैं। बहरहाल आपको हम बताते चलें, मध्य प्रदेश की जबलपुर पीठ ने एक हाई कोर्ट की एक से अधिक पीठें हो सकती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक पीठ लखनऊ में बैठती है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भोपाल के अतिरिक्त जबलपुर में भी उसकी एक पीठ बैठती है। और उसकी कोई भी पीठ अगर फैसला देती है तो वो हाई कोर्ट का ही फैसला कहा जाता है। उसमें भी सुरेश कुमार कैथ और सुरेश जैन की डिवीजन बेंच ने फैसला दिया है। आप सभी लोगों को पता होगा कि हाई कोर्ट में कभी भी संविधान पीठ का गठन नहीं किया जा सकता। ये एक्सक्लूसिव पावर केवल सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है, लेकिन हाई कोर्ट अन्य मामलों में बहुत ताकतवर होता है। अनुच्छेद 226 के नाते उसका क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से अधिक व्यापक होता है। वो लीगल राइट्स जिसमें जमीन जायदाद सरकार लेती है और उसके बदले में मुआवजा यानी कंपेंसेशन यानी क्षतिपूर्ति देती है, तो उसके वायलेशन संबंधी मामले को भी देख सकता है और फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन संबंधी मामले को भी देख सकता है। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को ही मान लेता है। रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल लगाता है, जिसमें जमीन जायदाद यानी लीगल राइट्स के मामले हैं, और फंडामेंटल राइट्स में मैंडमस जो रिट इशू किया जाता है वो हाई कोर्ट ही करता है और फैसला देता है। सुप्रीम कोर्ट जनरली इन दोनों को एंटरटेन नहीं करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से न्याय पाना अनुच्छेद 32 के तहत एक फंडामेंटल राइट है। यही डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी देन है, इसीलिए अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय और आत्मा बताते हैं। बहरहाल हम लोग इसमें जो चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पर जो फैसला दिया है जबलपुर बेंच ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, उसमें केवल 3 साल ऊपरी एज सीमा में छूट दिया, यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को ओबीसी कैटेगरी की भांति ही छूट मिलती है, जिसमें ओबीसी कैटेगरी के लोगों को 1000 स्क्वायर फीट तक, अगर शहर में मान लीजिए कोई फ्लैट है
फ्लैट एरिया 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। 8 लाख सालाना इनकम से कम होना चाहिए और गांव में 5 एकड़ भूमि से कम होनी चाहिए। तो ये इन सभी को, और ये सभी क्राइटेरिया पूरा होते हैं तो उनको क्रीमी लेयर में नहीं काउंट किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस को भी उसी तरह से रखा गया है। ओबीसी कैटेगरी के लोगों को जो क्राइटेरिया, जिस क्राइटेरिया के तहत ओबीसी के लोग, नॉन क्रीमी लेयर के लोग अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसी के तहत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को भी रखा गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जबलपुर बेंच जो हाई कोर्ट की है, उसने एक बात तो स्पष्ट किया है कि 3 साल रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज लिमिट में, लेकिन एक बात स्पष्ट नहीं किया है, और वो ये है कि क्या 3 अटेम्प्ट भी एक्स्ट्रा मिलेगा जैसे ओबीसी के लोगों को मिलता है। यानी 35 साल उम्र तो होगी, लेकिन 3 अटेम्प्ट भी एक्स्ट्रा मिलता है। 32 साल की उम्र तक 6 अटेम्प्ट कोई भी ले सकता है। शुरू में इंदिरा गांधी ने इसको घटा के 26 किया था, फिर उसके बाद से इसको बीपी सिंह के समय में बढ़ा दिया गया, 28 कर दिया गया, और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इसको 30 कर दिया गया था। अभी राहुल गांधी की वजह से इसको 32 कर दिया गया और 6 अटेम्प्ट कर दिया गया है। तो यानी 6 अटेम्प्ट और 32 साल की उम्र तक कोई भी यूपीएससी का फॉर्म भर सकता है। उसमें 3 साल और एक्स्ट्रा जोड़ दे 35 साल की उम्र तक, यानी 9 अटेम्प्ट मिलते हैं। ओबीसी के लोगों को 3 एक्स्ट्रा ईयर भी मिलता है, यानी आने लोग 32 साल तक भर सकते हैं सवर्ण लोग। तो ओबीसी के लोग 35 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई एलिजिबल होते हैं, और 3 अटेम्प्ट भी एक्स्ट्रा मिलता है। ओबीसी के लोगों को अपर एज रिलैक्सेशन में 5 साल की छूट मिलती है, और उनके लिए कोई अटेम्प्ट की सीमा नहीं है। वो 21 से 37 की उम्र तक जितनी बार अटेम्प्ट देना चाहे दे सकते हैं। और विकलांगों को, जो कि इन्हीं कोटा में एडजस्ट किए जाते हैं, वो 42 साल की उम्र तक उनको छूट मिलती है, 32-10-42। और इस प्रकार से उनको कुछ ज़्यादा ही छूट दी गई है। 4% का आरक्षण उनको दिया गया है, 27% का ओबीसी के लोगों को दिया गया है, 15% एससी के लोगों को, 7.5% एसटी के लोगों को दिया गया है। ये आरक्षण की स्थिति है। तो क्या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को क्या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को वही सुविधाएं सारी मिलेंगी जो ओबीसी के लोगों को मिलती हैं? यह एक मूट प्रश्न है, देखना है। चूंकि जबलपुर हाई कोर्ट की बेंच ने एज के मामले में तो स्पष्ट किया है भाई, अपर एज लिमिट जो है 3 साल की छूट दी जाती है, लेकिन 3 अटेम्प्ट भी एक्स्ट्रा मिलेंगे कि नहीं, इस संबंध में डीओपीटी, यानी उसने बस ये कहा है कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को उपलब्ध क्राइटेरिया है वो इस सिचुएशन में आने वाले सभी लोगों पर अप्लाई करेगा। यानी वो तब तक पूरे देश में अप्लाई करेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे ना कर दे। दूसरे शब्दों में, अगर हाई कोर्ट किसी केंद्रीय मामले में कोई फैसला देता है तो वो तब तक पूरे देश में प्रभावी होता है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसे स्टे ना कर दे। चूंकि स्टेट स्पेसिफिक तो ये है नहीं, ये यूपीएससी से रिलेटेड है और सिविल सर्विस से रिलेटेड है, तो जाहिर है ये पूरे देश में लागू होगा। ऐसा हाई कोर्ट के फैसले का मतलब हुआ। इसके बारे में स्पष्ट रूप से पहला वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक सुझाव ये देता हूं कि आप बेहतर है कि यूपीएससी के सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी को फ़ोन करके इस मामले में स्पष्ट पूछ लीजिए, या डीओपी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जिसके मंत्री जितेंद्र सिंह है और जिसका कैबिनेट प्रधानमंत्री के पास, और प्रधानमंत्री के पास शुरू से ही होता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। जनरली प्रधानमंत्री ये किसी को देते नहीं है। डीओपीटी एक विभाग है, उसके अधीन 3 विभाग प्रमुख होते हैं, जिसमें डीओपीटी भी एक प्रमुख है। और यूपीएससी या सीबीआई जैसे संस्थाएं डीओपीटी के अंतर्गत ही आती हैं। वो इसलिए कि बजट से उनको पैसा मिलता है, विभाग को ही पैसा दिया जाता है, तो बजट से जो पैसा मिलता है उसी से सैलरी, वेतन और भत्ते दिए जाते हैं यूपीएससी के मेंबरान को या चेयरमैन को। तो इसीलिए डीओपीटी विभाग के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो डिप्टी सेक्रेटरी रैंक नॉन आईएएस होता है, जबकि सुपर टाइम स्केल में ज्वाइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के सभी लोग आईएएस अधिकारी होते हैं।
तो इस प्रकार से या तो सेक्रेटरी से पूछ लीजिए या डिप्टी सेक्रेटरी से पूछ लीजिए, भाई 3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट भी मिलेगा कि नहीं। 3 साल का अपर एज में रिलैक्सेशन तो है, यानी 35 साल की उम्र तक भर सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग, लेकिन 3 अटेम्प्ट भी एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं, इस संबंध में हाई कोर्ट ने जो कहा है उस मामले में बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है। उसने बस यही कहा है कि भाई ये सभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने वाले सभी लोगों पर अप्लाई करेगा, लेकिन डीओपीटी ने अभी तक इस मामले में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है और यूपीएससी ने भी अलग से कोई जारी नहीं किया। तो डीओपीटी ही मेन है, डीओपीटी जारी करेगा तो यूपीएससी को करना ही करना है, उसकी बात माननी ही माननी है। 1962 में डी सिल्वा केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि यूपीएससी एक एडवाइजरी बॉडी है और एडवाइजरी बॉडी का ही स्टेटस आज भी उसका है। तो इसमें आपको हम बता दें, कपिल सिब्बल साहब जो कि सीनियर काउंसिल हैं सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर वो एडवोकेट हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बहस में ईडब्ल्यूएस के पक्ष में तर्क दिए थे और उनका साथ दिया था श्री मनीष सिंह, जॉर्ज पोदार, सागर और मोनिका सिंघल ने। जबकि भारत सरकार और यूपीएससी की तरफ से जो वकील उपस्थित हुए थे कोर्ट के सामने, जिन्होंने नोटिस रिसीव किया था, वो संदीप शुक्ला और सुयश मोहन गुरु थे। और इसमें जो पिटिशनर थे, जो याची थे, वो आदित्य नारायण पांडे थे। उन्होंने आदित्य नारायण पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस में एक पिटिशन डाला था हाई कोर्ट के सामने, जबलपुर बेंच के सामने। जबलपुर बेंच ने इसी आधार पर यह फैसला दिया है। ये फैसला 4/2/2025 को आया है। ये केस तो पुराने केस से रिलेटेड है, लेकिन ये वर्तमान में सभी पर लागू होगा तब तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इसे स्टे न कर दे। दूसरे शब्दों में, और स्टे क्या करेगा? स्टे नहीं करेगा, क्योंकि डब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में तो जो बात कही है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, वो बात तो सरकार भी कहती है और ये बात सर्वविदित है। इसे वर्ष 2022 में माहेश्वरी की बेंच ने 3-2 के बहुमत से ये फैसला दिया था कि 10% का जो आरक्षण है उसको ओके कर दिया था। दूसरे शब्दों में यूथ फॉर इक्वलिटी के पिटीशन को खारिज कर दिया था और उन्होंने इंदिरा साहनीवाद 1992-93 के का रेफरेंस लेने की जो बात कही थी उसको भी नहीं माना था। जस्टिस माहेश्वरी की बेंच ने 3-2 के बहुमत से ये फैसला दिया था सरकार के पक्ष में, यानी 103वें संविधान संशोधन 2019 के पक्ष में ये फैसला दिया था कि भाई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण दिया जा सकता है अलग से, जो 50% की सीमा को वायलेट नहीं करता। खैर देखना होगा कि आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।